Prevention and Control of Pollution Act. Water Prevention and Control of Pollution Act. एरो बनाकर सामने लिखे 1974। बताओ एयर एक्ट कब दिया था? 1981। ठीक है। और पूछा जाए वाटर एक्ट कब दिया? 1974। ठीक है। अब इसमें आप हेडिंग लिखो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीवेज वाटर का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है वो हमें यहां पर समझना है। तो देखो यहां पर डायग्राम बनेगा और डायग्राम में टोटल 6 टैंक बनेंगे। कितने टैंक बनेंगे? 6 टैंक। तो जिस तरह से मैं डायग्राम बनाऊंगा एज इट इज आपको बनाना है, क्योंकि डायग्राम ना तो एनसीईआरटी में है और ना ही मॉड्यूल में है। ठीक है। बोर्ड पर डायग्राम बनाया जाएगा, उसे आप बनाएं और जब इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे इसी डायग्राम की हेल्प से समझना है। ठीक है। चलो स्टार्ट करो। हाँ बेटा। गेट लगा देना।
डायग्राम बना ले सभी। हम्म। बना लिया यहां तक? जल्दी बनाओ बेटा। हाँ, ये भी लिखना है। पहले आप यहां तक लिख लो, बना लो डायग्राम, फिर ये एक्सप्लेन करूंगा, तब आप इसको नोट कर लेना, ठीक है? लाए हो पेपर आज? कितने स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पेपर नहीं लाए? ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो।
लगभग पूरी क्लास, जबकि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आप पेपर लेकर आना, पेपर डिस्कस करेंगे। कोई डाउट नहीं है क्या पेपर में? अगर नहीं लाए इसका मतलब डाउट नहीं है। मतलब मैं ये मान लूं कि पेपर डिस्कस हो चुका है, ये मान लूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो इंडिविजुअली आप पूछ लेना फिर, ठीक है ना। ये मान लिया गया क्लास में पेपर डिस्कस हो गया है। आप लाए नहीं पेपर? हाँ, यूवी, क्लोरीन, ओजोन बन गया। चलो ध्यान से समझें बेटा। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। सीवेज वाटर का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है ये हमें यहां पर डायग्राम की हेल्प से समझना है। तो देखो, ट्रीटमेंट 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। यानी सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर होगा टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को कहा जाता है फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या कहा जाता है? फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट कहा गया, इसमें 2 स्टेप हम यूज करेंगे। सबसे पहले होगा फिल्ट्रेशन, फिर होगा सेडिमेंटेशन। ये हुआ प्राइमरी ट्रीटमेंट। याद रहे, प्राइमरी ट्रीटमेंट की हेल्प से सीवेज वाटर में अगर कोई सॉलिड इंप्यूरिटी प्रेजेंट है उसे सेपरेट कर दिया जाता है। कौन से ट्रीटमेंट की हेल्प से? प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको क्या कहा गया? फिजिकल ट्रीटमेंट। और 2 स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद वाटर का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जिसको क्या कहा गया? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और यहां पर किसका यूज होगा? डिकम्पोजर्स का। ये डिकम्पोजर इस सीवेज वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन। यानी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। कौन से ट्रीटमेंट में? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। आ रहा है समझ में? इसके बाद एक पॉइंट आप याद रखें, सीवेज वाटर का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद वाटर लगभग प्योर हो जाता है। अगर वाटर को और ज्यादा प्योर करना है तो फिर टर्शरी ट्रीटमेंट होता है, जिसको क्या कहा गया? फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आप चाहो तो यूवी का यूज कर सकते हो, क्लोरीन का यूज कर सकते हो, ओजोन का यूज कर सकते हो। यानी अगर वाटर में सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद कोई पैथोजन बच गया है तो उस पैथोजन को टर्शरी ट्रीटमेंट की हेल्प से किल कर दिया जाता है। यानी फाइनली जो वाटर आपको मिलता है वो कैसा होता है? प्योर वाटर। आई बात समझ में? तो ये 3 स्टेप्स हैं, इन्हें आप डायग्राम की हेल्प से समझें। देखो, यहां से सीवेज को पास किया गया। कहां पास किया गया? प्राइमरी टैंक में। फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, यानी पहले कौन सी स्टेप होगी? फिल्ट्रेशन। देखो, ये लगा हुआ है यहां पर फिल्टर। जब ये सीवेज वाटर इस फिल्टर से पास होता है, आपको पता है फिल्टर में पोर प्रेजेंट होते हैं। अगर फिल्टर पोर से बड़ी साइज की कोई सॉलिड इंप्यूरिटी होगी, फिल्टर पोर से बड़ी साइज की कोई सॉलिड इंप्यूरिटी होगी, वो तो यहां ऊपर ही रुक जाएगी। यानी उसका क्या हो गया? फिल्ट्रेशन हो गया। लेकिन मान लो कोई छोटी साइज की सॉलिड इंप्यूरिटी है, फिल्टर पोर से छोटी साइज की कोई सॉलिड इंप्यूरिटी है, तो क्या वो ऊपर रुक पाएगी? नहीं रुकेगी। वो वाटर के साथ कहां आ जाती है? नीचे की तरफ। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से हम बड़ी साइज की सॉलिड इंप्यूरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, अब इस वाटर को पास किया जाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। कहां पास किया जाता है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। देखो, नाम से पता चल रहा है सेटलिंग टैंक, यानी वाटर को इसमें सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वाटर यहां पर सेटल होगा। यानी इस वाटर में जो भी सॉलिड इंप्यूरिटीज बची हैं, जो भी छोटी साइज की सॉलिड इंप्यूरिटीज जो फिल्टर से पास होकर नीचे आ गई थी, वो धीरे धीरे कहां सेटल हो जाएगी? बॉटम में। यहां पर जो भी इंप्यूरिटी सेटल होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब कचरा जो नीचे जमा हो गया, ठीक है, प्राइमरी स्लज। इस प्रोसेस को आप नाम दोगे सेडिमेंटेशन। लिखो बेटा यहां पर,
प्राइमरी सेटलिंग टैंक जहां लिखा है उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो सेडिमेंटेशन। फिजिकल ट्रीटमेंट की सेकंड स्टेप सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की हेल्प से छोटी साइज की सॉलिड इंप्यूरिटीज को यहां पर सेपरेट कर लिया जाता है। यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट की हेल्प से अगर सीवेज वाटर में कोई सॉलिड इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, वो बड़ी साइज की हो छोटी साइज की हो, सॉलिड इंप्यूरिटी को सेपरेट कर दिया जाता है। बड़ी साइज को किसकी हेल्प से? फिल्ट्रेशन की हेल्प से। छोटी साइज को सेडिमेंटेशन की हेल्प से सेपरेट कर दिया जाता है। क्लियर सभी को? अब ये जो वाटर यहां पर बचा है, इस वाटर का होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, बताओ कौन से टैंक में भेजा गया? एरेशन टैंक। इसे एरेशन टैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाहर से अंदर एयर को पास किया जाता है, ठीक है, इस वजह से क्या नाम दिया? एरेशन टैंक। इसमें होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो यहां पर टर्म लिखी हुई है प्राइमरी एफ्लुएंट। इसे प्राइमरी एफ्लुएंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्राइमरी टैंक से रिलीज हो रहा है। जैसे इंडस्ट्रीज से रिलीज होने वाला वेस्ट क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। उसी तरह से प्राइमरी टैंक से वाटर रिलीज हो रहा है, क्या कहोगे? प्राइमरी एफ्लुएंट। क्लियर? अब यहां पर देखो एरेशन टैंक सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। बताओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। किसका रोल है? डिकम्पोजर्स का। किसका रोल है? डिकम्पोजर्स का। तो देखो यहां पर समझें, इस एरेशन टैंक में ये जो ब्लू कलर में स्ट्रक्चर बनी है, इसे आप कहोगे एजिटेटर। लिख लो यहां पर एजिटेटर। ये एजिटेटर कंटिन्यूअस रोटेट होता रहता है, ठीक है, एजिटेटर कंटिन्यूअस रोटेट होता रहता है, जिस वजह से एयर इस वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाती है, यानी डिसोल्व ऑक्सीजन बढ़ने लगती है, ठीक है। और एयर के साथ साथ ही यहां पर बैक्टीरिया और फंगस का ग्रुप भी डेवलप हो जाता है। बताओ इस ग्रुप को क्या कहा गया? फ्लोक्स कहा जाता है। क्या कहता है? फ्लोक्स कहा जाता है। यानी बैक्टीरिया फंगस का जो ग्रुप इस वाटर में डेवलप हुआ है, उस ग्रुप के लिए आप क्या टर्म यूज कर रहे हो? फ्लोक्स कहा जाता है। यानी डिकम्पोजर्स डेवलप हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। आप जानते हैं सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो बताओ ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा, डिसोल्व ऑक्सीजन कम, पॉल्यूशन ज्यादा। रिलेशन आपको पता है। तो देखो शुरुआत में यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा। यानी शुरुआत में बीओडी ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता चला जाएगा, धीरे धीरे बीओडी की वैल्यू भी कम होने लगेगी। यानी यहां पर कुछ टाइम इंटरवल में बार बार बीओडी का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे ही बीओडी की वैल्यू शुरुआत से यानी पहले से बहुत कम हो जाए, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो चुका है। अब इस वाटर को कहां पास कर दिया जाता है? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। कहां पास कर दिया गया? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यानी वाटर को यहां पर सेटल होने दिया जाएगा। आपको पता है एरेशन टैंक में बैक्टीरिया फंगस का रोल कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने डिकम्पोजिशन कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो चुका है। अब बैक्टीरिया फंगस का यहां पर कोई रोल नहीं है, तो हमें इन्हें भी वाटर से रिमूव करना है। तो ये जो फ्लोक्स है ये धीरे धीरे कहां सेटल हो जाता है? बॉटम में। बताओ इसके लिए क्या टर्म यूज की गई? एक्टिवेटेड स्लज। इसे एक्टिवेटेड स्लज कहा गया क्योंकि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट होते हैं, लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, इसलिए क्या नाम दिया? एक्टिवेटेड स्लज। ऊपर जो वाटर बचा है इसको बोलो क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी एफ्लुएंट, क्योंकि कहां से रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी टैंक से। यहां प्राइमरी टैंक से रिलीज हुआ था, इसलिए क्या कहा? प्राइमरी एफ्लुएंट। यहां सेकेंडरी टैंक से रिलीज होता है, क्या कहोगे? सेकेंडरी एफ्लुएंट। और मैंने आपसे कहा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद वाटर लगभग लगभग प्योर हो जाता है। यानी इस वाटर को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं? आप एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं,
आप इसे वाटर बॉडी में ऐड कर सकते हैं, और अगर इसका और ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट करना है, इसे और ज्यादा प्योर करना है, तो बोलो कौन सा ट्रीटमेंट होगा? टर्शियरी ट्रीटमेंट। बता चुका हूं, आप यूवी का यूज कर सकते हो, आप क्लोरीन का यूज कर सकते हो, आप ओजोन का यूज कर सकते हो। यानी इनकी हेल्प से अगर कोई पैथोजन वाटर में रह गया है उसे किल कर दिया जाता है, और टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद फाइनली जो वाटर आपको मिलता है वो कैसा होगा? प्योर वाटर। आई बात समझ में? तो इस तरह से वाटर का ट्रीटमेंट होता है। अब यहां पर ये जो एक्टिवेटेड स्लज बचा है इसे भी आगे यूज किया जाता है। इसे एक बड़े टैंक में भेजा जाता है जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। टैंक का नाम क्या है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यानी कंडीशन बोलो यहां पर कैसी होगी? एनारोबिक या एरोबिक? एनारोबिक। और आप जानते हैं इस स्लज में जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं वो कैसे होते हैं? एरोबिक। तो जब इन डिकम्पोजर्स को एनारोबिक टैंक में भेजा जाएगा, बोलो सरवाइव कर पाएंगे क्या? नहीं, उनकी यहां पर डेथ हो जाती है। तो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जो एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, जो पहले से इस टैंक में प्रेजेंट होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज का डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेशन। तभी तो टैंक को क्या नाम दिया? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यानी एनारोबिक कंडीशन है, इस कंडीशन में किसका डाइजेशन करना है? स्लज का डाइजेशन करना है, इसलिए टैंक को क्या नाम दिया? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया इन डिकम्पोजर्स का डाइजेशन करते हैं, जिससे यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस रिलीज होती है। बताओ कौन कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2, CH4, H2S। इन तीनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। ये कंपोजिशन पूछा जा सकता है, इसे आप जरूर याद रखें। बताओ बायोगैस का कंपोजिशन क्या है? बिना देखे बताएं। CO2, CH4, H2S, इन्हें कंबाइनली क्या कहा गया? बायोगैस। और याद रहे बायोगैस इन्फ्लेमेबल होती है, यानी इसे आप एनर्जी सोर्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दो दो बेनिफिट हैं। एक तो वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है, दूसरा हमें यहां पर एनर्जी सोर्स की फॉर्म में क्या मिल रही है? बायोगैस मिल रही है। आई बात समझ में? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, थ्योरी की फॉर्म में लिखा है, और एनसीईआरटी में आपको कहां मिलेगा? माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। जेनेटिक्स आपने पढ़ी है, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट गिवन है, लेकिन डायग्राम ना तो एनसीईआरटी में है ना ही मॉड्यूल में है। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया। अब आप इसकी थ्योरी जब घर पे पढ़ोगे, इसको जब आप रिवाइज करोगे, डायग्राम सामने रखना है ये डायग्राम, और चाहे तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो चाहे तो मॉड्यूल से पढ़ो, एक ही बात है। लेकिन जब भी आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे सामने ये डायग्राम होना चाहिए। जिस सीक्वेंस में मैंने एक्सप्लेन किया है आप पढ़ते जाओगे, सब कुछ आपको याद आता जाएगा जो भी आपने क्लास में सुना। क्लियर सभी को? ये यहां पर कंप्लीट हुआ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लाओ मॉड्यूल दो, पेन देना बेटा। मॉड्यूल पेज नंबर 50। CH4 के नीचे बेटा H2S लिखा है, H2S। मॉड्यूल पेज नंबर 50 निकालें सभी स्टूडेंट। इसमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बोल्ड किया हुआ मिल गया क्या? डेफनिया लिखा है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंडरलाइन करते हुए चलें, डेफनिया, ट्राउट फिशेस एंड लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। इसे गोले में बंद करो। लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई आर द फ्रेश वाटर इंडिकेटर। यानी ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये आपको कौन से वाटर में मिलेंगे? फ्रेश वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में नहीं मिलते। और ये पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर इंडिकेटर का एग्जाम्पल है? आंसर गया था लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ये आ चुका है। आगे लिखा है ट्यूबिफेक्स, जो एक एनेलिड होता है, काइरोनोमस लार्वा, ई कोलाई, सीवेज फंगस, स्लज वर्म,
ब्लड वर्म आर द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूटेड वाटर। ई कोलाई को गोले में बंद करो, यानी ये आपको कौन से वाटर में मिलेंगे? पोल्यूटेड वाटर में। और यहां से भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा पोल्यूटेड वाटर का इंडिकेटर है? आंसर गया था ई कोलाई। तो एक बार फ्रेश वाटर इंडिकेटर पूछा, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई आंसर गया। दूसरी बार पोल्यूटेड वाटर इंडिकेटर पूछा, ई कोलाई आंसर गया। बोलो ये एग्जांपल्स याद रहेंगे। अब इसके नीचे एक केस स्टडी लिखी हुई है, उसका डायग्राम बना लें आप सभी। मिटा दूं पूरा? ठीक है। बेटा मॉड्यूल नंबर 3 है। टॉपिक कंप्लीट होने में आया और आप पूछ रहे हो मॉड्यूल नंबर क्या है। वेरी गुड। डायग्राम बनाओ बेटा।
बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, डायग्राम बना ले। कहां पर? यहां पर आर्कटा टाउन। बन गया? देखो समझे, टोटल 3 केस स्टडी जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। एक तो प्लास्टिक वेस्ट वाला पढ़ लिया और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लिया। तीसरा है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। याद रहे ये कैलिफोर्निया की केस स्टडी है। कैलिफोर्निया में प्लेस का नाम क्या है? आर्कटा टाउन। ठीक है, यहां के रहने वाले टाउन्स पीपल एंड बायोलॉजिस्ट ऑफ हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर आर्कटा टाउन में एक प्रोजेक्ट तैयार किया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कितना एरिया सेलेक्ट किया? 60 हेक्टेयर, जिसे 6 कनेक्टेड मार्शी एरिया में कन्वर्ट किया। मार्शी एरिया मतलब दलदल वाले एरिया, या आप कह सकते हो इकोटोन एरिया। ठीक है, 10-10 हेक्टेयर के 6 कनेक्टेड मार्शी एरिया बनाए। इन एरिया में प्लांट्स को ग्रो कराया, सभी तरह की ग्रोथ फॉर्म्स को यहां पर ग्रो कराया गया, यानी हर्ब्स को भी ग्रो कराया, श्रब्स को भी ग्रो कराया, ट्रीज को भी ग्रो कराया, साथ ही साथ एल्गी एंड बैक्टीरिया एंड फंगस को भी यहां पर ग्रो कराया गया। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो केस स्टडी है, इसमें सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट होता है आर्टिफिशियली एंड नेचुरली, दोनों तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। आर्टिफिशियली भी होता है, नेचुरली भी होता है। यानी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है फिजिकल ट्रीटमेंट, वो आर्टिफिशियली होगा, यानी वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी, वही सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगी, यानी सॉलिड इंप्यूरिटीज को आर्टिफिशियल तरीके से सेपरेट कर दिया जाएगा। उसके बाद वाटर को यहां पर पास किया जाता है इन मार्शी एरिया में, जहां पर होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल दोनों तरीके से वाटर को ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आई बात समझ में? अब देखो कैसे ये प्रोसेस होती है। यहां से सीवेज को पास किया गया मार्शी एरिया में, यहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, डिकम्पोजर्स का रोल रहेगा। तो देखो ये रहे डिकम्पोजर, बैक्टीरिया एंड फंगस, इनको सभी जगह पर क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। बैक्टीरिया एंड फंगस इस सीवेज वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन। लेकिन डिकम्पोजिशन करने के लिए इन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन? जो वाटर में डिसोल्व रहेगी,
मेनली इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी एल्गी। कौन प्रोवाइड करती है? एल्गी। आपको पता है एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन, जिसे कौन यूज करेगा? बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, इस ऑक्सीजन का यूज करके ये डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी यहां पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होने के बाद आपको पता है वाटर लगभग प्योर हो जाता है, यानी यहां से जो वाटर आगे बढ़ेगा वो कंपैरेटिवली कैसा होगा? क्लीन वाटर होगा। तो इस तरह से आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों तरीके से वाटर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और याद रहे ये जो प्रोजेक्ट मेनली बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? अगर सीवेज वाटर में कोई डिसॉल्व हैवी मेटल प्रेजेंट है, एनसीईआरटी कह रही है कि अगर सीवेज वाटर में डिसॉल्व हैवी मेटल प्रेजेंट है तो वो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं हो पाते। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं हो पाते, यानी फिजिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से सेपरेट नहीं हो पाते। तो यहां पर क्या होता है, अगर इस सीवेज में डिसॉल्व हैवी मेटल प्रेजेंट है तो जब ये वाटर आगे की तरफ पास होगा तो ये जो ट्रीज, जो वेजिटेशन यहां पर ग्रो कर रही है, ये इन डिसॉल्व हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर डिसॉल्व हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो यहां से जो वाटर पास होगा, क्या उसमें आपको हैवी मेटल्स मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। यानी डिसॉल्व हैवी मेटल्स को सेपरेट करने के लिए इस तरह का वहां पर प्रोजेक्ट बनाया गया था। और ये प्रोजेक्ट अब वहां पर सेंचुरी में कन्वर्ट हो गया है, यानी ये वहां पर अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। यहाँ पर कई टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट हैं, फिशेस वगैरह प्रेजेंट हैं, बर्ड्स वगैरह प्रेजेंट हैं। यानी ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट हो गया है। और याद रखें इस प्रोजेक्ट की जो केयरिंग कर रहे हैं, जो इसकी देखभाल कर रहे हैं, इसकी केयरिंग कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है फॉर्म। क्या कहा जाता है? फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। यानी इस केस स्टडी से जो पॉइंट पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट, ये प्रोजेक्ट किसे सेपरेट करने के लिए बनाया गया था? डिसॉल्व हैवी मेटल्स। सेकंड पॉइंट पूछा जा सकता है फॉर्म की सही फुल फॉर्म क्या है? तो क्या आंसर दोगे? फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। तीसरा प्लेस आपसे पूछा जा सकता है, बताओ कहां की केस स्टडी है? कैलिफोर्निया में, टाउन कौन सा? आर्कटा। ये 3 पॉइंट हैं, इन्हें आप याद रखें। अगर यहां से कुछ आता है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब आप पेज नंबर 50 पर वापस आए। इसमें केस स्टडी के नीचे एक बॉक्स बना है, ये डिस्कस हो गया क्या? नहीं हुआ ना अभी? इसमें 3 टर्म हैं जो बोल्ड की गई है, इन्हें गोले में बंद करो। ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट पहली टर्म, दूसरी इकोसन टॉयलेट, और तीसरा है केरला एंड श्रीलंका। अब देखो ये क्या है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से तो यही होगा, इकोसन टॉयलेट कहां कहां पर बन चुके हैं, कहां पर ये रनिंग कंडीशन में है? तो आंसर दोगे केरला एंड श्रीलंका। अब इकोसन टॉयलेट क्या होता है? देखो ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसे डिस्पोज करने के लिए या हम कहें उसे नेचर से रिमूव करने के लिए इस तरीके से टॉयलेट बनाए जा रहे हैं जिन्हें कहा जाता है इकोसन टॉयलेट। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 अलग अलग चेंबर होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग चेंबर होते हैं। एक चेंबर में यूरिन पार्ट जाता है यानी लिक्विड पार्ट, दूसरे चेंबर में सॉलिड वेस्ट जो एक्सक्रीटा होता है वो जाता है। तभी तो कहा गया ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। क्या कहा गया? ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट, क्योंकि लिक्विड पार्ट अलग चेंबर में और जो एक्सक्रीटा है वो अलग चेंबर में। जैसे जैसे वहां पर एक्सक्रीटा कलेक्ट होता है, ठीक है, वहां से उस एक्सक्रीटा की कंपोस्टिंग की जाती है, यानी उसे सड़ा गला कर किसमें कन्वर्ट किया जाता है? नेचुरल फर्टिलाइजर में। यानी ह्यूमन वेस्ट का, ह्यूमन एक्सक्रीटा का रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू क्या बनाया जा रहा है? नेचुरल फर्टिलाइजर। यानी इस तरीके से ह्यूमन वेस्ट, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो नेचर से रिमूव हो रहा है।
दूसरा, नेचुरल फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, यानी इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर की नीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप सभी जानते हैं क्रॉप के लिए केमिकल फर्टिलाइजर हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन वेस्ट को नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इससे फार्मर को बेनिफिट होगा और ह्यूमन वेस्ट भी नेचर से रिमूव हो जाएगा। इस तरह के टॉयलेट को क्या नाम दिया गया, इकोसन टॉयलेट। और ये अभी प्रेजेंट में कहां कहां पर चल रहे हैं, केरला एंड श्रीलंका। इसे आप याद रखें। कैसे फैलेगा बेटा, बिल्कुल कवर करके रखते हैं, ठीक है ना, ऐसे ओपनली नहीं है, दो अलग अलग चेंबर बनाए हैं। नहीं तो रिसाइकलिंग कर रहे हैं ना बेटा, डायरेक्ट थोड़ी ना डाल रहे हैं। गांव में डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। चलो पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 ये हमने डिस्कस कर लिए थे क्या, स्पेशल पॉइंट्स ये सारे बता दिए थे। अल्नीनो लानीना ये हो गया था। चलो पेज नंबर 57 पर आए। बिगिनर बॉक्स 6, लास्ट बिगिनर बॉक्स है। आंसर देना। फोटोकेमिकल स्मोग इज पान O3NOx ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री, ठीक है ना, 15 डिग्री बताया था मैंने आपको। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इज डॉप्सन यूनिट, पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ, जिसे आइकोर्निया भी कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट। वेरी गुड, यहां पर आपका इकोलॉजी कंप्लीट हुआ। ये लो बेटा, पेपर है। ये वाला, अरे बेटा इकोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट पेज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नहीं बेटा अभी टाइम है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हेडिंग लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मिटा दो ये। हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा इसका। आप नेक्स्ट क्लास से मॉड्यूल नंबर 1 लेकर आएंगे। आपने 11th में प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ी है, ठीक है।
जिन्होंने प्लांट डाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ ली है उन्हें एंजियोस्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल है बेटा, पढ़ी होगी ना, 11 पढ़ के तो आए हो, डायरेक्ट 10th से 12th में आ गए क्या? हा? आप नर्चर में नहीं थे क्या एलन में? आपकी जो नर्चर हुआ था वो भी ऑनलाइन में हुआ था क्या? ऑफलाइन नहीं हुआ बिल्कुल भी? अच्छा, वो लास्ट में फरवरी टाइम के आसपास हुआ होगा। पेपर का है, बोलो जल्दी। 179 बेटा, ये तो क्लास में करवाया क्वेश्चन मैंने। इन a hypothetical population of 500 individual having R 0.5 per female per year, what will be the population है? यही तो दिया आपने 179। तो ये तो मैंने क्लास में करवाया ना, NT इक्वल टू N नोट ERT, वो वाली इक्वेशन। इसमें आपको सब दिया हुआ है, N नोट दिया है, T दिया है, E दिया है, R दिया है, बस फॉर्मूले में पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। नहीं लेना ना, डायरेक्ट E की वैल्यू दे दी आपको, E की वैल्यू दे दी तो लोग लेने की क्या जरूरत है। चलो हेडिंग लिखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो समझे बेटा, अगली क्लास से आप मॉड्यूल फर्स्ट लेकर आएंगे। इस चैप्टर को आपको मॉड्यूल और नोट्स दोनों से साथ साथ पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि यहां पर डायग्राम्स बहुत ज्यादा बनेंगे, तो डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे रिलेटेड जो कंटेंट रहेगा वो आपके मॉड्यूल में होगा। तो जितना हम जिस दिन पढ़ लेंगे डायग्राम्स की हेल्प से, आप उस कंटेंट को मॉड्यूल से रीड कर लेंगे बेटा, ठीक है? तो आपका आसानी से ये कंप्लीट होगा। अब देखो, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है। आप सभी ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ क्या डिफरेंस है? अगर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल? एसेक्सुअल, यानी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ फिर भी ऑफस्प्रिंग बन गई, फिर भी इंडिविजुअल बन गया, ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप एपोमिक्सिस भी कहते हो। क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस। एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स की मिक्सिंग हुए बिना ही क्या बन गया? नया इंडिविजुअल। ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट में डिवीजन होंगे, क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड बनेगा। और फाइनली जब सीड का जर्मिनेशन होगा, उससे नया इंडिविजुअल, नया प्लांट बन जाएगा। तो अगर गैमेट फ्यूजन की वजह से नया प्लांट बनता है, ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट नया इंडिविजुअल बनता है तो वो कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिन स्टूडेंट्स का नाम फोटो मिसिंग लिस्ट में है वे स्टूडेंट अपना पासपोर्ट साइज फोटो क्लास काउंटर पर जमा करवाएं। फोटो मिसिंग लिस्ट नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले की गई है। हाँ, तो यहां पर इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन पहले किसकी बात की जाएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
आई बात समझ में? लास्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब हेडिंग लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्या हमारी अर्थ पर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं क्या उन सभी में फ्लावर पाए जाते हैं? नहीं। आपने किंगडम प्लांटी पढ़ा है, ठीक है, उसमें 5 टाइप का डिवीजन आपने पढ़ा होगा। अर्थ पर सबसे पहले इवोल्व हुए एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। यानी अर्थ पर सबसे एडवांस प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी 2 टाइप आप पढ़ते हो, एक डाइकोट, एक मोनोकोट। इनमें भी एडवांस कौन सा है? मोनोकोट होता है। यानी इवोल्यूशन के दौरान एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। यानी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ना है? एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। यानी एंजियोस्पर्म को आप क्या कहोगे? फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहोगे। आई बात समझ में? यानी इस चैप्टर को एक नाम और आप दे सकते हो, इसे आप कहोगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म समझना बेटा ध्यान से। टर्म हमारे सामने आई है एंजियोस्पर्म। इसमें एक वर्ड आ रहा है स्पर्म, और आप सभी जानते हैं प्लांट के केस में स्पर्म का मीनिंग होता है सीड, ठीक है। यानी एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिसमें सीड भी प्रेजेंट होता है। फ्लावर तो प्रेजेंट है ही, सीड भी प्रेजेंट होता है। और आपसे पूछा जाए क्या हमारी अर्थ पर ओनली एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड पाया जाता है? क्या एंजियोस्पर्म के अलावा कोई अदर प्लांट है जिसमें भी सीड मिलता है? बताओ कितने स्टूडेंट कह रहे हैं ओनली एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होता है? हाथ ऊंचा करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो होगा, सही होगा तो होगा, या सीखने के लिए आए हैं। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि ओनली एंजियोस्पर्म में ही सीड पाए जाते हैं? ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो। 1 2। 2 स्टूडेंट कह रहे हैं ओनली एंजियोस्पर्म में ही सीड प्रेजेंट होते हैं। मतलब बाकी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग और प्लांट भी है और वैरायटी भी है जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। बताओ कौन सी वैरायटी? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, वहां पर भी तो स्पर्म वर्ड आ रहा है, यानी जिम्नोस्पर्म में भी सीड प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी सीड प्रेजेंट होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बातें हैं बेटा, ये आपको आनी चाहिए। यानी अर्थ पर 2 वैरायटी ऐसी हैं जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन एक ही वैरायटी ऐसी है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। बताओ कौन सी? एंजियोस्पर्म। आई बात समझ में? तो देखो जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट्स को कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। सुना है क्या नाम? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म मतलब सीड, फाइटा मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें सीड पाए जाते हैं क्या कहोगे? स्पर्मेटोफाइटा। और इसमें 2 कैटेगरी आप इंक्लूड करते हो, एक तो है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है समझें। देखो जिम्नो का मीनिंग होता है नेकेड और स्पर्म का मीनिंग होता है सीड। यानी ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड प्रेजेंट हो क्या कहलाएंगे? जिम्नोस्पर्म। नेकेड सीड का मतलब इन सीड के सराउंडिंग कोई फ्रूट वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नेकेड सीड है और नेकेड सीड किसमें प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। आपने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे पाइनस की बात की जाए तो इनमें कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल कॉन, फीमेल कॉन। तो जिम्नोस्पर्म में जो कॉन प्रेजेंट होता है उसमें जो फीमेल लीफ पाई जाती है इन्हें कहा जाता है मेगा स्पोरोफिल। सुना है क्या नाम? फीमेल लीफ को क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरोफिल। मेल लीफ को कहा जाता है माइक्रो स्पोरोफिल। याद रखना प्लांट के रेस्पेक्ट में मेल के लिए टर्म यूज होगी माइक्रो, फीमेल के लिए टर्म यूज होगी मेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो लीव्स प्रेजेंट हैं इन्हें कहा जाता है मेगा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरोफिल पर यहां पर पाए जाते हैं सीड। ये रहे सीड। तो देखो जिम्नोस्पर्म के जो सीड हैं
इनके सराउंडिंग कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, कोई फ्रूट वॉल यहां पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये कैसे सीड होते हैं? नेकेड सीड। तो याद रखें, ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड प्रेजेंट होंगे क्या कहलाएगा? जिम्नोस्पर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे प्लांट जिनमें सीड फ्रूट वॉल से कवर्ड होते हैं। सीड किससे कवर्ड होंगे? फ्रूट वॉल से कवर्ड होते हैं, क्या कहलाएगा? एंजियोस्पर्म। यह है फ्रूट वॉल और ये रहे सीड। कवर्ड सीड है ऐसे प्लांट को आप कहोगे एंजियोस्पर्म, नेकेड सीड है ऐसे प्लांट को कहोगे जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर हुआ, एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी पाता है, में फ्रूट भी पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए, आंसर देना, आपसे पूछा जाए बताओ सीड कौन कौन से प्लांट में प्रेजेंट होगा, आप कहोगे सर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन दोनों में सीड प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जाए फ्लावर किसमें प्रेजेंट होगा, आप कहोगे ओनली एंजियोस्पर्म। और आपसे पूछा जाए बताओ फ्रूट्स किसमें प्रेजेंट होगा, आप कहोगे ओनली एंजियोस्पर्म। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? अगला पॉइंट, अब एंजियोस्पर्म में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा यानी पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, फाइनली क्या बन जाएगा? नया इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जितने भी इवेंट्स होते हैं इन्हें कंबाइनली कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। यानी इन इवेंट्स को आप किस ब्रांच में इंक्लूड करते हो? एम्ब्रियोलॉजी। तो याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, देखो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है और मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, तो याद रखना जरूरी है। आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, यह पूछा जा सकता है, तो नाम आप याद रखना पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी। पी की फुल फॉर्म क्या है? पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर बहुत ज्यादा वर्क किया, ठीक है, एम्ब्रियो को स्टडी किया और एक बुक इन्होंने यहां पर लिखी थी जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। बताओ पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, क्या कहोगे? पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेस से स्टार्ट किया, जीरो लेवल्स समझते जा रहे हो, क्लियर हो रहा है। अब देखो मेनली हमें यहां पर एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है और एंजियोस्पर्म का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है कैप्सेला। यानी हमें यहां पर किसके बारे में पढ़ना है? कैप्सेला के बारे में। कैप्सेला से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, कैप्सेला को कहा जाता है टिपिकल एंजियोस्पर्म। कैप्सेला को क्या कहा गया? टिपिकल एंजियोस्पर्म। इसे टिपिकल एंजियोस्पर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एंजियोस्पर्म के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये इजीली अवेलेबल होता है, यानी विंटर सीजन में ये खाली पड़े हुए एरिया जो फील्ड होते हैं उनमें एज ए वीड ग्रो कर जाता है, ठीक है, तो इजीली अवेलेबल होता है और एंजियोस्पर्म के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? टिपिकल एंजियोस्पर्म। यानी अगर एंजियोस्पर्म को स्टडी करना है तो किसमें आसानी से आप स्टडी कर सकते हो? कैप्सेला में,
ठीक है, इसीलिए इसको यहां पर हमारे सिलेबस में दिया गया है और कैप्सेला के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, कैप्सेला इसका साइंटिफिक नेम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इसे शेफर्ड पर्स भी कहा जाता है। इसका कॉमन नेम है शेफर्ड पर्स। शेफर्ड का मतलब जो चरवाहा होता है, भेड़ बकरियां चराने वाला। ठीक है, आप याद रखें कैप्सेला का जो फ्रूट होता है, इसका फ्रूट ट्रायंगुलर होता है, फ्लैट होता है, पर्स लाइक दिखाई देता है, यानी शेफर्ड का जो पर्स है उसके जैसा दिखाई देता है, इसलिए यहां पर कैप्सेला को क्या नाम दिया गया? शेफर्ड पर्स कहा जाता है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट, कैप्सेला एनुअल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट का मीनिंग ऐसे प्लांट जो जिनकी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट हो जाती है, क्या कहा जाता है? एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट है, स्मॉल हर्ब होता है। पूछा जाए कैप्सेला कैसा प्लांट है? स्मॉल हर्ब होता है। आप याद रखें कैप्सेला की फैमिली क्या है, पूछा जा सकता है। तो कैप्सेला किस फैमिली से बिलोंग करता है? आंसर दोगे क्रूसीफेरी। और बताओ क्रूसीफेरी का ही दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। सुना होगा आपने। ठीक है, पूछा जाए कैप्सेला किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या आंसर दोगे? क्रूसीफेरी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। अगला पॉइंट, कैप्सेला की मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। क्या ये टर्म आपने सुनी है? आपको प्लांट डाइवर्सिटी में बताया गया होगा कि प्लांट में दो तरह की बॉडी पाई जाती है, एक गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, दूसरा स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी को क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट, जहां पर गैमेट का प्रोडक्शन होता है। और स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी को क्या कहा जाता है? स्पोरोफाइट, जहां पर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। अब आप आंसर दें, बताओ स्पोरोफाइट एन एन, स्पोरोफाइट एन या 2n? एन या 2n? सोच समझ के आंसर दो। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट ने कहा स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है। बाकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? डिप्लॉइड होता है। तो आप याद रखें बेटा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट बॉडी हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट बॉडी डिप्लॉइड होती है। और याद रखें कैप्सेला, इसकी जो मेन बॉडी है स्पोरोफाइट, ये रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। यानी यहां पर आपसे पूछा जाए रूट की प्लॉइडी भी क्या होगी? रूट सेल की प्लॉइडी, आंसर दोगे 2n। स्टेम सेल की प्लॉइडी भी क्या होगी? 2n। लीफ सेल की प्लॉइडी भी क्या होगी? 2n। मान लो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैप्सेला की लीफ मेसोफिल सेल में 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कितने क्रोमोसोम? 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो बताओ स्टेम की एपिडर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 20 ही होंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी 2n है और रूट, स्टेम, लीफ ये सब क्या है? 2n। तो अगर आपसे लीफ सेल में क्रोमोसोम नंबर देकर स्टेम सेल में पूछा जाए, रूट सेल में पूछा जाए, सेम आंसर होगा, क्योंकि सभी की प्लॉइडी क्या है? 2n होती है। क्लियर सभी को? अगला पॉइंट, एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस प्लांट। बताओ हेट्रोस्पोरस प्लांट का मीनिंग क्या है? ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं। हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट और स्पोरस मीन स्पोर, यानी ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, क्या कहलाएगा? हेट्रोस्पोरस प्लांट। यहां पर दो टाइप के स्पोर बनेंगे, मेल स्पोर, फीमेल स्पोर। और मैंने अभी आपको बताया मेल के लिए क्या टर्म यूज होती है? माइक्रो, यानी मेल स्पोर को क्या कहोगे? माइक्रो स्पोर। इसे कहा जाएगा माइक्रो स्पोर, जबकि फीमेल स्पोर को क्या कहोगे? मेगा स्पोर। नीट 2021 इसी साल पूछा गया, ऐसे प्लांट जिनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर, क्या कहलाता है?
हेट्रोस्पोरस, ये पूछा गया। बोलो क्या? बहुत आसान। तो पेपर में तो आसान ही आएगा, पेपर में तो आसान ही आएगा। जो आप क्लास में पढ़ रहे हो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। लेकिन पढ़ाई नहीं करते तो आसान भी टफ लगता है, ठीक है ना? तो याद रखें, ये पूछा जा चुका है नीट 2021। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाए, क्या एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? सोच समझ के आंसर देना। क्या एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं होते? ईमानदारी से बताओ। सभी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, वेरी गुड। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम यहां पर पाए जाएंगे। अब आंसर देना। अब आती है प्लांट डाइवर्सिटी। क्या अर्थ पर ओनली एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? तो और किस में प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म में? आप घूम गए ना। टेरिडोफाइटा में होते हैं पक्का, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं, एल्गी में होते हैं क्या? एल्गी नहीं होते। ब्रायोफाइटा? सोच लो, हो भी सकते हैं, सोच लो। नहीं होते। टेरिडोफाइटा? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं होते हैं टेरिडोफाइटा में? और कितने कह रहे हैं नहीं होते? टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, फुली डेवलप नहीं होते, लेकिन होते तो हैं। अच्छा, मतलब टेरिडोफाइटा में है तो जिम्नो में भी होंगे और एंजियोस्पर्म में भी होंगे। मतलब ये तीन डिवीजन ऐसे हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रेकियोफाइटा। क्या कहा जाता है? ट्रेकियोफाइटा। तो आपसे पूछा जाए, बताओ स्पर्मेटोफाइटा के एग्जांपल? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन पूछा जाए ट्रेकियोफाइटा के एग्जांपल? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? चलो आंसर दो। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल बताओ। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक? लास्ट के दो में से है, या तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। चलो कितने स्टूडेंट कह रहे हैं हैप्लॉन्टिक? हाथ ऊंचा करो। ऐसे ही चलेगा आप क्लास में, ये पढ़ा हुआ है सब आपने प्लांट डाइवर्सिटी में। कितने कह रहे हैं हैप्लॉन्टिक? एक भी नहीं। कितने कह रहे हैं डिप्लॉन्टिक? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। कितने कह रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक? एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट। कितने कह रहे हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक? 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट। सही आंसर है, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक। देखो, इवोल्यूशन के दौरान जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, एंजियोस्पर्म आया सबसे लास्ट में, सबसे एडवांस प्लांट। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, गैमेटोफाइट रिड्यूस होता गया, स्पोरोफाइट वेल डेवलप होता गया। आ रहा है समझ में? आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा होगा, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, गैमेटोफाइट रिड्यूस होता चला गया, स्पोरोफाइट वेल डेवलप होता चला गया। और स्पोरोफाइट बोलो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में मेनली डिप्लॉन्टिक फेजेस ज्यादा आती हैं, इसलिए लाइफ साइकिल को क्या कहा गया? डिप्लॉन्टिक। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी लाइफ साइकिल 100 डेज में कंप्लीट होती है। कितने दिनों में? 100 डेज। इन 100 डेज में से 90 डेज हैप्लॉइड फेज रहती है, 10 डेज डिप्लॉइड फेज रहती है। तो
तो बोलो लाइफ साइकिल को क्या कहोगे? हैप्लोन्टिक। हैप्लोन्टिक 90 डेज हैप्लॉइड फेज, ओनली 10 डेज डिप्लॉइड फेज, तो लाइफ साइकिल को क्या कहोगे? हैप्लोन्टिक। लेकिन इसका ऑपोजिट कर दे तो क्या कहोगे? डिप्लोन्टिक। 90 डेज डिप्लॉइड फेज, 10 डेज हैप्लॉइड फेज, क्या कहोगे? डिप्लोन्टिक। लेकिन मान लो कहा गया 60 डेज हैप्लॉइड फेज, 40 डेज डिप्लॉइड फेज, तो क्या कहोगे? हैप्लोडिप्लोन्टिक। और इसका ऑपोजिट हो गया तो डिप्लोहैप्लोन्टिक, यानी 60 डेज डिप्लॉइड फेज, 40 डेज हैप्लॉइड फेज, तो क्या हो जाएगा? डिप्लोहैप्लोन्टिक। तो याद रहे, बताओ एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लोन्टिक होती है। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? स्पर्मेटोफाइटा के एग्जाम्पल याद रखना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ट्रेकियोफाइटा के एग्जाम्पल याद रखना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं, सभी को पता है। एंजियोस्पर्म में कवर्ड होते हैं। सीड प्रेजेंट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फ्लावर प्रेजेंट ओनली एंजियोस्पर्म। फ्रूट प्रेजेंट ओनली एंजियोस्पर्म। लेकिन वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। यहां पर मेनली हमें जो एग्जाम्पल समझना है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म का क्या है? कैप्सेला। बताओ इसे टिपिकल एंजियोस्पर्म क्यों कहा गया? सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, इजीली अवेलेबल होता है। साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इसे शेफर्ड पर्स क्यों कहा जाता है? इसका फ्रूट पर्स लाइक होता है, ठीक है, इसलिए क्या कहा गया? शेफर्ड पर्स। क्या ये एनुअल प्लांट है? एनुअल प्लांट का मीनिंग क्या है? ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल एक ही ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट हो जाती है, एनुअल प्लांट कहलाते हैं। ये स्मॉल साइज की हर्ब होती है। बताओ कैप्सेला कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? क्रूसीफेरी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। क्या कैप्सेला की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है? यस। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। क्या कैप्सेला हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है? यस। हेट्रोस्पोरस का मतलब दो टाइप के स्पोर बनेंगे। बताओ मेल स्पोर को क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर। फीमेल स्पोर को क्या कहोगे? मेगा स्पोर। और याद रखें, ये माइक्रोस्पोर ही आगे चलकर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाता है, यानी इसी माइक्रोस्पोर को आप आगे चलकर क्या कहोगे? पोलन ग्रेन कहोगे। आ रही बात समझ में? क्या इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? यस। और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है? डिप्लोन्टिक। बताओ फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पी माहेश्वरी। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये हमने इंट्रोडक्शन आज पढ़ा, ठीक है। अगली क्लास में हम मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलो आंसर देना। आपसे पूछा जाए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, क्या आंसर दोगे? ऑप्शन दो। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। क्योंकि फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फ्लावर को कहा जाता है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को कहा जाता है सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को कहा जाता है यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगली क्लास में फ्लावर की स्ट्रक्चर हम समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, और फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 लेकर आना है। ओके।
गुड इवनिंग बैठो।